हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम कवर करेंगे क्लास 11 के साइकोलॉजी के चैप्टर 2 को, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। ये वाला वीडियो सिर्फ क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, बल्कि वो लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा जो यूजीसी नेट, जेआरएफ या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद आपको एक भी लाइन रटनी नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। 5 मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। साइकोलॉजिकल रिसर्च को ऑब्जेक्टिवली कंडक्ट करने के 5 बुनियादी मकसद होते हैं। क्या क्या? डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन, किसी भी बिहेवियर या मेंटल प्रोसेस को एक्यूरेट और सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। इसमें हम व्हाट का जवाब ढूंढते हैं, जैसे एक बच्चा पढ़ते वक्त क्या हरकतें करता है। प्रेडिक्शन, पूर्ण अनुमान। अगर हम किसी बिहेवियर को अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी नए कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे बिहेव या बर्ताव करेगा। इसमें व्हेन और हाउ का अनुमान लगाया जाता है। एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, बिहेवियर के पीछे के रियल कारण को और उनके बीच का जो कॉज एंड इफेक्ट है, मतलब कि कारण और प्रभाव ढूंढना। जैसे बच्चा गुस्सा क्यों करता है, क्या नींद पूरी ना होना वजह है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। कंट्रोल मतलब कि नियंत्रण, किसी अनडिजायरेबल या अनहेल्पफुल बिहेवियर को कम करना, रोकना या पॉजिटिव बिहेवियर को ट्रिगर या एनहांस करना। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, रिसर्च से जो भी नॉलेज मिलती है उसे रियल लाइफ में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना, जैसे थेरेपी, काउंसलिंग या टीचिंग मेथड डिजाइन करना। सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ इवेंट्स मतलब साइकोलॉजी सिर्फ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स ही नहीं देखती, बल्कि इसका एक मकसद ये भी है कि लोग किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किसी इवेंट को क्या सब्जेक्टिव मीनिंग मतलब अपना पर्सनल अर्थ, अपना पर्सनल व्यू देते हैं और वो उनके एक्सपीरियंसेस को कैसे बदलते हैं और उसे समझते हैं। 4 कोर स्टेप्स इन साइंटिफिक रिसर्च। क्या क्या है? कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ए प्रॉब्लम, collecting a data, analyzing data, drawing and revising conclusion. Conceptualizing a problem, एक रिसर्च प्रॉब्लम मतलब कि उससे पहले ये भी बता दूं मैं, साइंटिफिक मेथड में केयरफुल ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन और टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है इन 4 स्टेप्स में चलता है जो मैंने अभी बताया। तो ये कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ए प्रॉब्लम का मतलब एक रिसर्च प्रॉब्लम या सवाल चुनना, इसके बाद रिसर्चर अपनी एक प्रोविजनल थ्योरी या गेस लगाता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस परिकल्पना इसका मतलब है, हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है, परिकल्पना को। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो वेरिएबल के रिलेशन को दिखाता है। कलेक्शन ऑफ डेटा, एक रिसर्च डिजाइन तैयार करके पार्टिसिपेंट से डेटा जमा करना। एनालाइजिंग डेटा में क्या होता है? स्टैटिस्टिकल मतलब क्वांटिटेटिव, जब भी कोई न्यूमेरिकल या नंबर वाला चीज आता है ना बाबा, तो उसे हम क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी से क्वांटिटेटिव, और इधर या नैरेटिव, नैरेटिव मतलब क्वालिटेटिव, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो स्टैटिस्टिकल या नैरेटिव मेथड मतलब क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेथड का यूज करके डेटा को सिस्टमेटिकली स्टडी करना। ड्राइंग एंड रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, डेटा जो एनालिसिस हो रहा है, मतलब डेटा एनालिसिस के बेस पर ये देखना कि हाइपोथेसिस सही थी या गलत, उसके हिसाब से पुरानी थ्योरी को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या मॉडिफाई किया जाता है। टाइप्स ऑफ डेटा गैदरिंग, क्या क्या टाइप्स है? डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। डेमोग्राफिक मतलब इसमें एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, फैमिली साइज इत्यादि को देखा जाता है। एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन में क्या देखा जाता है? लिविंग कंडीशन, हाउसिंग, नेबरहुड, नॉइज लेवल, एक्सेट्रा।
फिजिकल इंफॉर्मेशन में हाइट, वेट, फिजिकल बिल्ड, मेडिकल स्टेटस इत्यादि। फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में ब्रेन वेव्स, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, जीएसआर, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स इत्यादि। साइकोलॉजी इंफॉर्मेशन में इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी ट्रेट्स, मेमोरी, एंजाइटी लेवल्स, एटीट्यूड्स। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। साइकोलॉजिस्ट डेटा कलेक्ट करने के लिए तीन मेजर साइंटिफिक कैटेगरीज को यूज करते हैं: डिस्क्रिप्टिव मेथड, कोरिलेशनल मेथड और फॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में इसका मतलब बिहेवियरल फेनोमेनन को नेचुरली रियल टाइम में रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और ऑब्जेक्टिव प्रोसीड्यूर को फॉलो करना। क्लासिफिकेशन 1 क्या है? माहौल के आधार पर, मतलब कि ये दो टाइप के हैं: नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन किसी जानवर या इंसान को इनके नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि कुदरती माहौल में ऑब्जर्व करना बिना कोई इंटरफियरेंस के, जैसे कि जंगल में चिंपैंजीज को देखना। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? लैब के अंदर कंट्रोल कंडीशन में बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, जैसे कि लैब में माँ और बच्चे के इंटरेक्शन को मॉनिटर करना। क्लासिफिकेशन 2, रिसर्चर के रोल के आधार पर। हमने क्लासिफिकेशन 1 कर लिया, अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन 2। तो पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर खुद उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है जिसे ऑब्जर्व करना वो चाहता है। ठीक है, जैसे कि कोई ट्राइब या आदिवासी समूह के बीच रहकर उनको पढ़ना, उनको समझना। दूसरा क्या है? नॉन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, मतलब कि रिसर्चर दूर से बिना ग्रुप में मिले या मिक्स हुए उनके बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अगला है एक्सपेरिमेंटल मेथड। कंट्रोल कंडीशन के अंदर वेरिएबल्स के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि कारण और उसके प्रभाव के संबंध को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये की गई सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, वही उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो अंडरस्टैंडिंग द वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल्स दो प्रकार के हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो इवेंट या फैक्टर जिसे एक्सपेरिमेंटर खुद बदलता या मैनिपुलेट करता है ताकि उसका इफेक्ट देखा जा सके। डिपेंडेंट वेरिएबल वो फैक्टर होता है जिसे मेजर किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव आता है। द कॉन्सेप्ट ग्रुप, हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए, अब है ग्रुप्स टाइप्स। यह है कॉन्सेप्ट ग्रुप। एक फॉर्मल एक्सपेरिमेंट में कम से कम दो ग्रुप होते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है? वो पार्टिसिपेंट्स जिन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अभी हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होते हैं? वो इवेंट या फैक्टर जिसे एक्सपेरिमेंटर खुद बदलता या मैनिपुलेट करता है ताकि उसका इफेक्ट देखा जा सके। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या है? वो पार्टिसिपेंट जिन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। कंट्रोल ग्रुप कौन होते हैं? वो पार्टिसिपेंट्स जिन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, उन्हें नॉर्मल रखा जाता है ताकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से कंपैरिजन किया जा सके। अब है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स: लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड नेचुरल एक्सपेरिमेंट, मतलब सेटिंग्स वेरिएशंस। तो लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट क्या है? पूरी तरह से कंट्रोल लैब माहौल में होता है। इसमें एक्यूरेसी बहुत हाई होती है पर रियल लाइफ आर्टिफिशियल लग सकती है। फील्ड एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट है रियल लाइफ सेटिंग जैसे स्कूल, स्कूल यार्ड या मार्केट में वेरिएबल्स को कंट्रोल करके किया जाता है। नेचुरल एक्सपेरिमेंट या कासी एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं? जहां वेरिएबल्स को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल या अनएथिकल हो। वहां नेचर में पहले से ही हो रहे बदलाव को स्टडी किया जाता है, जैसे कि अर्थक्वेक, समझ लो, अर्थक्वेक के बाद लोगों को स्ट्रेस लेवल को मेजर करना या उनका एंजाइटी मेजर करना, उनका डर मेजर करना, ये आ जाता है नेचुरल या कासी एक्सपेरिमेंट में। कोरिलेशनल रिसर्च,
ये चेक करता है कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशनशिप है और वो कितना स्ट्रांग है, वो जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रांग है। कोरिलेशन सिर्फ दो वेरिएबल्स का आपस का मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है, ये कभी भी कॉज मतलब कारण को एक्सप्लेन नहीं करता है। रेंज ऑफ कोएफिशिएंट इज -1.002 टू +1.00। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मैंने दाग देना भूल गई, ठीक है। व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन? +1.00 तक जब दोनों वेरिएबल्स के एक ही डायरेक्शन में चले, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। स्टडी आवर्स, जैसे कि एग्जांपल, स्टडी आवर्स बदलने से मार्क्स बदलना, मतलब कि स्टडी आवर्स बढ़ाने से मार्क्स भी बढ़ रहा है, ये देखना। नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? -1.00 तक जब वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। टीवी देखने का टाइम बदलने से मार्क्स कम होना, इसे हम ऐसे ही समझ सकते हैं। टीवी जैसे हम ज्यादा टीवी देखेंगे, पढ़ेंगे कम, तो मार्क्स हमारा कम हो जाएगा। तो टीवी देखने का हम एक तरफ से वो बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा घट रहा है। जीरो कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशन ना हो। एग्जाम्पल, आपके शू साइज और आपके इंटेलिजेंस का आपस में कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात? सर्वे, रिसर्च एंड इंटरव्यू। सर्वे ये फोकस किस में करता है? इसका फोकस हकीकत मतलब कि एग्जिस्टिंग रियलिटी को जानना होता है। टूल इसमें हम यूज करते हैं क्वेश्चनेयर, फेस टू फेस इंटरव्यू, रेटिंग और टेलीफोनिक सर्वेज का यूज होता है। तो सर्वे और इंटरव्यू में अंतर क्या है? सर्वे जनरली रिमोट होते हैं, जहां रिस्पॉन्स देने वाले का मतलब देने के सामने इंटरव्यूअर प्रेजेंट नहीं होता, जैसे गूगल फॉर्म, हाँ, इंटरव्यूज। और मतलब इसमें इंटरव्यू एंड वो मैंडेटरी नहीं होता है, सामना फेस टू फेस। इंटरव्यू में मैंडेटरी फेस टू फेस डायलॉग और इंटरेक्शन होता है। समझ में आई बात? तो क्वेश्चनेयर डेफिनेशन, क्वेश्चनेयर का मतलब ये क्वेश्चंस का एक सिंपल, वर्सेटाइल और लो कॉस्ट सेल्फ रिपोर्ट सेट होता है, जिसे डेटा कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। केस स्टडी क्या होता है? किसी एक व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल, किसी छोटे ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या किसी स्पेसिफिक इवेंट का बहुत ज्यादा डेप्थ में एनालिसिस करना। मेथड इन्वॉल्व, इसमें मेथड क्या है? एक केस स्टडी बनने के लिए इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर और साइकोलॉजिकल टेस्ट सभी का मिक्स यूज किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? ये एक स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव टूल है जो किसी व्यक्ति के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, एबिलिटीज या पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को एसेस मतलब मापना, एसेस करने के लिए सैंपल बिहेवियर का यूज करता है। एक स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट के पास ये तीन चीजों का होना मैंडेटरी है। वो है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव नॉर्म्स। रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी इज द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर एक ही टेस्ट को बार बार सिमिलर कंडीशन में रिपीट किया जाए तो हर बार रिजल्ट सेम या तो बहुत क्लोज आना चाहिए। वैलिडिटी का मतलब है, वैलिडिटी इज द टेस्ट की वो एबिलिटी जिससे वो वही मेजर करे जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट से इंटेलिजेंस ही मेजर होनी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर नहीं, है ना। रिप्रेजेंटेटिव नॉर्म्स मतलब नॉर्म एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया या एवरेज स्कोर होता है जो एक बड़े ग्रुप के डेटा पर बेस होता है। इसे बिना हम किसी सिंगल पर्सन के स्कोर को इंटरप्रेट या कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऑल क्लासिफिकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। तो ऑन लैंग्वेज बेसिस, भाषा के आधार पर,
वर्बल टेस्ट, इनमें लैंग्वेज का यूज होता है, पढ़ना लिखना आना जरूरी है। नॉन वर्बल टेस्ट, इनमें लैंग्वेज की जगह सिंबल, ड्राइंग या डायग्राम होते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट, इनमें लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें फिजिकल कोई काम करना होता है, जैसे वुडन ब्लॉक्स को अरेंज करके डिजाइन बनाना। नेक्स्ट, ऑन एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस, इंडिविजुअल टेस्ट, जो एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति पर चलाया जा सकता है, जैसे कि स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंट टेस्ट। नेक्स्ट है ग्रुप टेस्ट, जो एक ही समय में एक टेस्टर द्वारा बहुत सारे लोगों पर एक साथ चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑन टाइम एंड कंटेंट बेसिस, स्पीड टेस्ट, इनमें टाइम बहुत लिमिट या स्ट्रिक्ट होती है, ये देखता है कि आप कितने कम टाइम में एक्यूरेटली आंसर देते हो। सारे आइटम्स इजीली मतलब इजी होते हैं, सारे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत इजी होते हैं, लेकिन कितने स्पीड में देते हो ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है। मतलब कि एक और बार मैं रिपीट करती हूँ, इनमें टाइम लिमिट बहुत स्ट्रिक्ट होती है, ये देखते हैं कि आप कितने कम टाइम में एक्यूरेटली आंसर देते हो। सारे ही आइटम इजी होते हैं। पावर टेस्ट, इनमें क्षमता मतलब इसमें क्षमता चेक होती है, अंडरलाइंग एबिलिटी टू चेक। इसमें टाइम लिमिट स्ट्रिक्ट नहीं होती, पर हर अगला सवाल पहले से ज्यादा मुश्किल, इसमें डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ती रहती है हर क्वेश्चन के साथ। साइकोलॉजिकल रिसर्चेस में डेटा को दो मेन मेथोडोलॉजीज से एनालाइज किया जाता है, क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटेटिव मेथड, इसमें डेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, स्कोर्स में नहीं। साइकोलॉजिस्ट इसमें नैरेटिव्स, फील्ड नोट्स या फोटोग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड, इसमें पूरा डेटा, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, स्कोर्स, स्केल्स और न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड पर बेस होता है। 4 लेवल्स ऑफ स्केल। स्टैटिस्टिक्स में डेटा को मेजर करने के लिए 4 स्केल्स होते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है? यह लोएस्ट लेवल, ये सिर्फ कैटेगरीज को नाम देता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे कि मेल, फीमेल, टाइप्स ऑफ हॉबीज। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? इसमें कैटेगरीज के साथ साथ एक ऑर्डर या रैंक भी होता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्लास। इंटरवल स्केल मतलब इसमें रैंकिंग के बीच का गैप इक्वल होता है, पर इसमें ट्रू एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, जैसे कि टेम्परेचर, सेल्सियस। रेशियो स्केल ये हाईएस्ट लेवल होता है, तो अगर कभी पूछा जाए कि हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल क्या है, वो है रेशियो स्केल। इसमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ एक ट्रू एब्सोल्यूट जीरो होता है, जैसे कि वेट या हाइट। इसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। 3 टाइप के हैं। बार ग्राफ ये कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव डेटा मतलब कि नॉमिनल, ऑर्डिनल स्केल को बार्स के रूप में दिखाते हैं। एक्स एक्सिस पर कैटेगराइज को किसी भी मीनिंगफुल ऑर्डर में रखा जा सकता है। हिस्टोग्राम ये एक कंटिन्यूअस बार ग्राफ होता है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, ये तभी बनता है जब डेटा इंटरवल या रेशियो स्केल पर हो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये एक लाइन ग्राफ होता है जो क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट के पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनाया जाता है, ये भी इंटरवल या रेशियो स्केल पर बनता है। 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। अरिथमेटिक मीन मतलब सभी स्कोर्स का टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। मीडियन वो स्कोर वैल्यू जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल 2 बराबर आधे हिस्से में काट देती है। आधे स्कोर इसके ऊपर होते हैं और आधे नीचे। मोड किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में वो सिंगल स्कोर जो सबसे ज्यादा बार ऑकर करता है उसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला स्कोर बोला जाता है। ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के साथ रिसर्च के वक्त
इन 5 एथिकल रूल्स का पालन करना मैंडेटरी है। वॉलेंटरी पार्टिसिपेंट्स, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, अवॉइडेंस ऑफ डिसेप्शन, debriefing एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। वॉलेंटरी पार्टिसिपेंट्स मतलब वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन, जो ये वॉलेंटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कौन? किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी मर्जी के या जबरदस्ती फोर्सफुली रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसके पास किसी भी वक्त स्टडी छोड़ने की आजादी होती है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले पार्टिसिपेंट को रिसर्च की नेचर, रिस्क और डिटेल साफ बताकर उसको साइन या रिटन परमिशन लेना पड़ता है। अवॉइडेंस ऑफ डिसेप्शन, रिसर्च में पार्टिसिपेंट से अननेसेसरी झूठ बोलना या उन्हें मिसलीड करना सख्त मना है। अगर स्टडी के डिजाइन के लिए झूठ बोलना जरूरी हो तो उसे केयरफुली रेगुलेट किया जाना चाहिए। डीब्रीफिंग मतलब अगर रिसर्च में किसी वजह से पार्टिसिपेंट्स को मिसलीड किया गया था तो स्टडी सक्सेसफुली कंप्लीट होने के तुरंत बाद उसे रिसर्च का असली इंटेंट और सच साफ साफ समझाना। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि पार्टिसिपेंट्स के बारे में जानी गई सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी, स्कोर कंप्लीटली एनोनिमस या गुप्त मतलब कि सीक्रेट रखना रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइकोलॉजी की रिसर्च में 3 मेन लिमिटेशंस आती है। लैक ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, रिलेटिव नेचर ऑफ टूल्स, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। लैक ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में जीरो का मतलब कुछ नहीं होता। अगर किसी का IQ स्कोर 0 आए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। रिलेटिव नेचर ऑफ टूल, साइकोलॉजिकल टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट और कल्चर के हिसाब से बदल जाते हैं। वो यूनिवर्सली हर जगह स्केल की तरह फिक्स नहीं होते। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, क्वालिटेटिव डेटा का इंटरप्रिटेशन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अपने नजरिया से अलग कर सकते हैं, जिससे एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। What that matters is enculturation, ENCULTURATION, enculturation। इसका मतलब है वो सारी लर्निंग जो बिना किसी डेलिबरेट टीचिंग के हम सिर्फ अपने कल्चर में रख कर नेचुरली सीख जाते हैं।